साथियों सभी को प्यार भरा प्रणाम। आज मैं फिर उपस्थित हूँ आप सबके बीच संविधान के अगले अंशों के साथ। आज मैं संविधान की प्रस्तावना की बात करूँगा। संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे संविधान का सार हमारी प्रस्तावना में झलकता है। प्रस्तावना कहें तो संवैधानिक तरीके से उद्देश्य का, जो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और उस उद्देश्य को ही बाद में प्रस्तावना कहा गया। प्रस्तावना का अर्थ होता है एक तरीके से इंट्रोडक्शन देना, इंट्रोड्यूस करना। तो प्रस्तावना जो थी उसमें पूरे संविधान का सार, एक तरीके से कहें कि संविधान की आत्मा कहा गया है हमारी प्रस्तावना को। और प्रस्तावना में जो शब्द गढ़े गए हैं पूरे संविधान में, उनको बहुत महत्वपूर्ण दर्जा है और बहुत अच्छे से वो लिखित हैं, वर्णित हैं। और हम बात बता देना चाहते हैं साथियों कि प्रस्तावना की मैं बात करूं तो प्रस्तावना का विचार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया था, और इसमें जो भाषा शैली का प्रयोग किया गया था वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। हम बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना की। प्रस्तावना में क्या वर्णित है, क्या कहना चाहती है प्रस्तावना, वो सार को हम समझना चाहते हैं कि प्रस्तावना हम सब के लिए कितनी ज़रूरी है और संविधान के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। उसमें किस तरीके से न्याय, अखंडता और बंधुता की बात की गई है, सामाजिक न्याय, समरसता, समानता, सब की बात की गई है। हम बात करते हैं अपने इस उद्देश्य के साथ आगे प्रस्तावना के इन शब्दों को मैं आपके बीच पढ़ना चाहूँगा, और मुझे विश्वास है आप समझेंगे इस प्रस्तावना को, क्योंकि जिसमें पूरा सार छुपा हो उसे समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर चीज़ का अपना सार किसी न किसी में छुपा होता है। ऐसी जब प्रस्तावना आई और प्रस्तावना का जब विचार मिला, तो जितने भी संविधान को गढ़ने वाले लोग थे, बनाने वाले थे उस समय के, जो भी विदेशी लोग, उन्होंने प्रस्तावना को सराहा और इससे बहुत ऊंचा दर्जा दिया, जो संविधान की आत्मा कहा जाता है। हम बात करते हैं प्रस्तावना के उन शब्दों की। शुरुआत होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हम इसे अध्यक्ष द्वारा अंगीकृत करते हैं और आत्मर्पण करते हैं, अडप्ट करते हैं, नट करते हैं, और ये संविधान सभा को सौंपते हैं, जो हमारे देश और समाज के लिए आज एक अहम हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें इन शब्दों को लिया गया था। इन शब्दों के बारे में भी आपको बता देना चाहता हूँ साथियों। ये शब्द जो कहते हैं, जैसे कि हमारा संप्रभुता का शब्द, हम सब भारत के लोग संप्रभु, इसका मतलब, इसका अर्थ है कि हम सब लोग, हमारा अपने अपने अधिकार हैं, हम अपने अधिकारों को, हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं, निर्णय खुद ले सकते हैं। हमारी बाहरी या आंतरिक, कोई भी किसी बाहरी देश का या आंतरिक शक्ति का किसी का ऐसा रोक टोक नहीं कि हम अपने निर्णय ना ले पाएँ या अपने निर्णय लेने में असफल हों। तो इसलिए इस तरीके से संप्रभु अर्थ का शब्द है। और समाजवाद का कि समाज में सभी को समानता, सभी को स्वतंत्रता और सभी को लोकतांत्रिक। और जब बात करते हैं हम लोकतंत्र की बात करें तो जहाँ तक साथियों बात है कि लोकतंत्र शब्द का अर्थ है कि सरकार, जनता द्वारा चुनी गई जो सरकार है वो जनता के लिए ही। गणराज्य एक शब्द आता है इसमें, तो गणराज्य, रिपब्लिक जैसे हम कहते हैं, तो गणराज्य शब्द से अर्थ हम समझते हैं कि कोई भी वंशानुगत नहीं। जैसे कि आपने ब्रिटेन में देखा होगा कि वंशानुगत ऊंचा पद होता है वहाँ की महारानी का, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। तो वंशानुगत नहीं होगा, एक तय प्रक्रिया और चुनाव प्रक्रिया के तहत कोई ऊंचाई पर, कोई ऊंचे पद पर पहुँचेगा। वो चाहे अपनी योग्यता के अनुसार कोई भी इंसान हो, किसी वर्ग से, जाति, समूह कहीं से हो, भारतीय नागरिक होना चाहिए और वो ऊंचाई पद पर पहुँच जाता है, ना कि वंशानुगत। हम बात करते हैं पंथ निरपेक्ष, कहीं ना कहीं ये धर्मनिरपेक्ष भी मिलता है देखने को, लेकिन इसका इंग्लिश में अर्थ सेकुलर ही है। इसमें कि अर्थ है धर्मनिरपेक्ष का या पंथ निरपेक्ष का कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि
जनता का जो धर्म है वही सर्वोपरि, और जनता के लिए ही वो धर्म है, ना कि राज्य का कोई धर्म है उसके लिए सभी समान है। और मैं बात कर देना चाहता हूँ कि हमारे जो 3 शब्द थे जिसे धर्मनिरपेक्ष कहते हैं या पंथ निरपेक्ष कहते हैं, एक अखंडता है, और इन शब्दों को जो है साथियों उस समय लिया गया था जब अमेंडमेंट 1942 हुआ, 1976 में हुआ था, 42वें अमेंडमेंट के अनुसार। और मैं बता देना चाहता हूँ कि जब ये अमेंडमेंट हुआ था उसमें बहुत बदलाव हुए थे। इन शब्दों को लिया गया, सेकुलर शब्द को लिया गया था, और हमारी जो इंटीग्रिटी को लिया गया था, अखंडता को, बंधुता को, इन शब्दों को लिया गया था। और जो सिक्युलरिटी की बात होती है हमारे देश में और समाज में कि धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष के जो बीच मतभेद है कि धर्म के बाद धर्म तो किसी का भी होता है, मित्र धर्म अपनाने के लिए, लेकिन पंथ निरपेक्ष इसीलिए लिखा गया, बल्कि दूर देखा जाता है कि कहीं ना कहीं हमें धर्मनिरपेक्ष ही देखने को मिलता है। मित्रों, इस तरीके से हमारे जो संविधान की सभा है वो निरूपित की गई, गढ़ी गई, और ये भारत के लिए बहुत बल, भारत के संविधान के लिए मजबूती प्रदान करती है, अखंडता प्रदान करती है। हमारे न्याय की समरसता, अखंडता और प्रभुत्व को, संप्रभुता को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कई बार कि क्या संविधान का प्रस्तावना अभिन्न है? हाँ, तो मैं कहता हूँ ये अभिन्न है। कुछ मामलों में, बेरुवाड़ी मामले में हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार कहा था कि ये अभिन्न अंग नहीं है, लेकिन बाद में जब केशवानंद भारती का विचार आया, केशवानंद भारती का केस हुआ, उसमें फिर संविधान ने समझा कि ये संविधान का अभिन्न अंग है, और इससे इसकी बेसिक स्ट्रक्चर को कोई भी ठेस नहीं पहुंचा सकता, इससे कोई चेंज नहीं कर सकता। अब तक मैं बता देना चाहता हूँ कि संविधान में एक बार ही अमेंडमेंट हुआ है जिसमें कि 3 शब्द उस समय जोड़े गए थे। इंदिरा गांधी, उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी 1976 में, जब 42वें अमेंडमेंट के तहत इन शब्दों को जोड़ा गया, और जो कि भारतीय नागरिकों के लिए और भारतीय संविधान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है उन शब्दों का होना, जो कि समाजवाद एक शब्द था, एक धर्मनिरपेक्ष था, और एक शब्द जो था वो भारत की अखंडता, इंटीग्रिटी, सिक्युलरिटी एंड रिलीजियस। तो इन शब्दों का होना बहुत ज़रूरी था और ज़रूरी समझा गया, लेकिन कोई भी अभी तक संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकता, उसमें बदलाव नहीं हो सकता, बल्कि जो भी अच्छी चीज़ है उन्हें जोड़ा तो जा सकता है, यही संविधान सभा ने कहा। और संविधान सभा का जो भी निर्णय था प्रस्तावना के लिए वो एक महत्वपूर्ण था, जो हमारे पूरे सार में वर्णित है। प्रस्तावना में कहना चाहूँगा कि हमारे देश और समाज के लिए, हमारे संविधान के लिए जो अंगीकृत किया गया था एदे द्वारा, वो बहुत महत्वपूर्ण और उसके अलग अलग पहलू और अखंड भारत के लिए बहुत ज़रूरी हमारी प्रस्तावना का होना। और साथियों, मैं कहना चाहूँगा प्रस्तावना आप तक पहुँची होगी, और प्रस्तावना के एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं संविधान को गढ़ने में और संविधान को समझाने के लिए। कहा जाता है कि जिसने प्रस्तावना को समझ लिया तो उसने संविधान के सार को समझ लिया। जैसे कि इंसान अपनी आत्मा को समझ लेता है तो अपने जीवन को समझ लेता है, उसी तरीके से हम संविधान की आत्मा को समझ लें, अपनी प्रस्तावना को समझ लें तो कहते हैं कि संविधान को समझ लिया। साथियों, आज तक मैं प्रस्तावना समझा पाया, और मैं आगे फिर मिलूंगा अगले एपिसोड के साथ, और मैं समझाऊंगा अगले आने वाले मौलिक अधिकारों के बारे में। तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूँ आपसे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय हिंदुस्तान।